हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों ये हमारा पार्ट नंबर 10 वीडियो है। हम कर रहे हैं रेलवे के लिए बेस्ट 5000 क्वेश्चन की सीरीज। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यार प्लीज गाइस, पहले जैसे मैंने सीरीज को शुरू किया था उस टाइम पे आपका जो रेस्पॉन्स था बहुत अच्छा आ रहा था, लेकिन मैं पिछले 2-3 वीडियो देख रहा हूँ आपका जो रेस्पॉन्स है ना गाइस थोड़ा सा कम आ रहा है। तो गाइस आप सभी के रिक्वेस्ट पर ये सीरीज है वो यहाँ पर शुरू की गई है। रात के यहाँ पर आपको बताया इस समय रात हो रही है, दिन में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है। दिन में मैंने खूब ट्राई किया लेकिन लाइट नहीं आई थी। नाइट में वीडियो शूट कर रहा हूं और आपके लिए गाइस ये सब आपके लिए किया जा रहा है। तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखा करो और वीडियो को शेयर कीजिए करें। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे आपके गति क्या होती है, मोशन क्या होती है, मोशन कितने प्रकार के होते हैं, आपकी जो गति होती है कितने प्रकार की होती है, और आपके गति के समीकरण। जी हां, आज हम गति के समीकरण पढ़ेंगे। गति के समीकरण आपके सामने डेराइव यानी कि आपको ज्ञात करके दिखाऊंगा कैसे वो गति के समीकरण कहां से आते हैं, कौन सा गति का समीकरण किस किस के बीच में रिलेशन दर्शाता है, और जो भी थ्योरी है आपकी गति संबंधित वो आज की इस वीडियो में शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं गति क्या होती है। देखिए गति के बारे में पहले ही क्लासेस में आपको बता चुका हूं कि गति का मतलब होता है कि किसी वस्तु की स्थिति में चेंज होना, ठीक है, उसे हम बोलते हैं गति। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कुछ एडवांस इसके बारे में। देखिए जो गति होती है इसे हम मोशन कहते हैं। अब मोशन का मतलब होता है कि किसी वस्तु किसी कण की स्थिति का समय के साथ निरंतर बदलना यानी कि कंटिन्यूअस चेंज, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन में कंटिन्यूअसली चेंज होता है टाइम के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, मोशन। अब देखिए मोशन जो होती है ना, आपके एक वस्तु होती है ना, किसी एक व्यक्ति को तो वो चलती हुई दिखाई दे सकती है और वही वस्तु दूसरे व्यक्ति को आपके स्थिर अवस्था में दिखाई दे सकती है। ऐसा क्यों? देखिए आपके एक वस्तु है ना, वो किसी व्यक्ति को तो गतिशील दिखाई दे सकती है लेकिन अन्य व्यक्ति को वह स्थिर दिखाई दे सकती है। यानी कि मान लीजिए मैं किसी चीज को देख रहा हूं तो मुझे तो हो सकती है कि वो रनिंग मूवमेंट में दिखे, लेकिन एक कोई दूसरा व्यक्ति है हो सकता है कि उसे वो स्टेबल यानी कि स्थिर फॉर्म में दिखे। ऐसा क्यों? मान लीजिए मैं एक ट्रेन में सफर कर रहा हूं, ठीक है, मैं एक ट्रेन में सफर कर रहा हूं और मैं उस ट्रेन के अंदर बैठा हुआ हूं। अब देखिए मैं अगर उस ट्रेन में बैठा हुआ हूं ना, तो मुझे वो ट्रेन है वो स्टेबल दिखाई देगी या नहीं देगी, क्योंकि मैं उस ट्रेन के साथ गति कर रहा हूं, इसलिए मेरे सापेक्ष जो वस्तु आपकी जो ट्रेन है उसमें कोई गति नहीं होगी, इसलिए मुझे वो ट्रेन है ना वो आपके स्थिर दिखाई देगी। लेकिन अगर कोई बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति है, ठीक है, जो ट्रेन में बैठा हुआ नहीं है, उसको जो ट्रेन है वो आपके रनिंग मूवमेंट में दिखाई देगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है आपकी कोई वस्तु है वो आपके अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग दिखाई दे सकती है जबकि वो एक ही पोजीशन में है, यानी कि वो रनिंग है, तो हो सकता है कि दूसरे व्यक्ति को ऐसा नहीं दिखे कि वो रनिंग में है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमने किसके आधार पर उसकी गति को देखा है। तो गाइस एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं निर्देश बिंदु यानी कि इंस्ट्रक्शन पॉइंट। इसके आधार पर किसी वस्तु की जो आपकी जो गति है, मोशन है, उसको हम देखते हैं, उसका चयन किया जाता है। अब देखिए ये इंस्ट्रक्शन पॉइंट होता क्या है, निर्देश बिंदु होता क्या है। तो आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अच्छे से पढ़ी है, निर्देशांक ज्यामिति, उसमें देखिए उसमें हम एक मूल बिंदु होते हैं उसको यहां पर ले लेते हैं, ठीक है, मूल बिंदु को, और उसमें किसी आपके ये जो पॉइंट होता है इसको हम मूल बिंदु 0 0 ले लेते हैं। ये आपका एक्स एक्सिस होता है, वो आपका वाई एक्सिस होता है। तो हम इस बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करते हैं ना, तो जिस बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात की जाती है उसे हम बोलते हैं निर्देश बिंदु। मान लीजिए कोई वस्तु यहां पर स्थित है, ठीक है, ये वस्तु ए है, तो यहां से ये कितनी दूरी पर स्थित है, कितने कोण पर स्थित है, इसे हम बोलते हैं आपका निर्देश बिंदु। यानी कि निर्देश बिंदु के आधार पर किसी वस्तु की स्थिति यानी कि उसकी पोजीशन है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं गति कितने प्रकार की होती है। तो देखिए गति आपकी 3 प्रकार की मेनली होती है, लेकिन मैंने आपको 7 प्रकार यहां पर लिखे हैं। गति होती है मेनली आपके एनसीईआरटी बुक मैंने देखी है 9th क्लास की, उसमें आपको 3 टाइप्स की बता रखी है कि आपके सरल रेखीय गति होती है, वृत्ताकार गति होती है, दोलनी गति यानी कि सिंपल लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और ऑसिलेशन मोशन। लेकिन मैंने आपके लिए 7 प्रकार की गति लिख दी है ताकि आपको कुछ बेहतर और सीखने को मिल जाए। तो देखिए पहले हम बात करते हैं सरल रेखीय गति क्या होती है। देखिए पहले तो नाम है इसका सरल यानी कि सिंपल, और दूसरा रेखीय गति मतलब एक रेखा में गति करना। जब आपके कोई ऑब्जेक्ट जब आपके कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गमन करती है, मतलब वो बिल्कुल भी रोटेट नहीं होती, बिल्कुल भी घूमती नहीं है। जैसे आपका ओलंपिक होते हैं,
तो ओलंपिक में क्या होता है कि आपका जो रनर होता है, जिसको हम एथलेटिक्स बोलते हैं, जो आपका धावक होता है, वो आपके मान लीजिए 100 मीटर की दूरी तय करता है, लेकिन कैसी, एक सीधी रेखा में, तो उसे हम बोलेंगे क्या, सरल रेखीय गति, यानी कि एक सीधी रेखा में, मतलब बिल्कुल सीध में, ठीक है, बिल्कुल भी आपके रोटेशन नहीं होना चाहिए, उस प्रकार की गति को हम बोलते हैं सरल रेखीय गति। मतलब एक बिल्कुल सीधी रेखा में, बिल्कुल भी उसमें आपके घुमाव नहीं होना चाहिए, उस प्रकार की गति को बोलते हैं सरल रेखीय गति। और इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, स्ट्रेट यानी कि सीधे आपके कोई भी गति होती है, जैसे मान लीजिए आपके कोई एथलेटिक्स है, वो आपके 100 मीटर की दौड़ वो बिल्कुल एक सीधी रेखा में करता है, लेकिन घुमावदार नहीं होनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं वृत्ताकार गति यानी कि सर्कुलर मोशन। अब देखिए नाम से पता लग रहा है सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्ताकार गति। जब कोई वस्तु आपके एक सर्किल में, मतलब एक वृत्त के अंदर गति करती है, ठीक है, एक गोले में, एक वृत्त में गति करती है, उसकी गति को हम बोलते हैं वृत्ताकार गति यानी कि सर्कुलर मोशन। इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं, जैसे आपका पंखा है, फैन जो है, पंखा आप जानते हैं ना, फैन, वो देखिए आपके सर्कुलर में एक वृत्त में घूमता रहता है, ठीक है, आपको पता है वो लगातार ऐसे घूमता है। इसके अलावा आपका व्हील यानी कि आपका पहिया, जैसे आपका कोई गाड़ी है, बाइक है, कार है, उसका जो पहिया है वो एक सर्किल में, मतलब वृत्ताकार गति में घूमता है, नहीं घूमता है, तो इसका एग्जांपल हो गया वृत्ताकार गति का। तीसरा होता है दोलनी गति, यानी कि इसको बोलते हैं ऑसिलेशन मोशन। इसका मतलब क्या होता है, जब कोई वस्तु आपके किसी बिंदु के सापेक्ष ऐसे घूमती है, ठीक है, ऐसे, मतलब इसको बोलते हैं आपके दोलन करना, ठीक है, मतलब उसकी जो मूल स्थिति है उसके इर्द गिर्द घूमती है ना। इर्द गिर्द का मतलब है कि बाएं दाएं घूमना, किसी आपके एक स्थिति दे रखी है, उसके बाएं दाएं घूमना, उसे हम बोलते हैं दोलन गति। और इसका सबसे एग्जाम्पल है आपके पेंडुलम। पेंडुलम आपने देखा होगा, आपकी जो दीवार घड़ी होती है, जो आपके घड़ी आती है ना, दीवार घड़ी जो आपकी लगी रहती है, उसमें आपने देखा होगा बहुत सारी घड़ियां होती है, उनमें घड़ियों के नीचे एक आपका पेंडुलम लगा रहता है जो आपके ऐसे ऐसे घूमता रहता है, ठीक है, तो वो आपका दोलनी गति का एग्जांपल है। और सरल लोलक आपने देखा भी होगा, वो इस प्रकार से होता है कि एक पॉइंट से यहाँ पर बांधा रहता है, इसमें एक आपके कोई भी बांध देते हैं आपका कोई पिंड, और वो यहाँ पर ऐसे इस पॉइंट के बीच गति करता जाता है। मान लीजिए मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, मान लीजिए पेन है, अगर मैंने इसे कील से लटका दिया तो ये इधर ऐसे ऐसे गति करने लग जाएगा। मान लीजिए इसकी मूल स्थिति है ऐसे, तो ये कभी इधर जाएगा, इधर मैं इसको ऐसे करके छोड़ दूंगा तो ऐसे घूमता रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इस प्रकार की गति को हम बोलते हैं क्या, दोलनी गति यानी कि ऑसिलेशन मोशन। यानी कि जब कोई वस्तु किसी बिंदु के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है, यानी कि बाएं दाएं घूमती है, उस प्रकार की गति को हम बोलते हैं क्या, आपका दोलनी गति यानी कि ऑसिलेशन मोशन। इसका एग्जांपल है आपका पेंडुलम या आपका चाइल्ड स्विम। यानी कई बार क्या करते हैं बच्चे जो होते हैं, हमने बच्चे को झूला में झुलाया होगा ना, आपने देखा होगा, तो होता है कि हम एक बच्चे को झूले में झुला देते हैं तो बच्चा ऐसे घूमता रहता है, ऐसे, है ना, एक आपका जो मिड स्थिति होती है ना, उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है माध्य स्थिति के, तो उस प्रकार की गति को हम बोलते हैं क्या, आपकी दोलनी गति यानी कि ऑसिलेशन मोशन। इसके बाद बात करते हैं घूर्णन गति यानी कि स्पिनिंग मोशन या रोटेशनल। रोटेशनल का मतलब होता है किसी वस्तु के आपके चारों तरफ चक्कर लगाना, घूमना, ठीक है, इसको आपका घूर्णन गति बोलते हैं, यानी किसी के चारों तरफ घूमना। जैसे आपको पता है जो आपके सूर्य होता है उसके चारों ओर ग्रह होते हैं, वो आपके चक्कर लगाते हैं, ग्रहों के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगाते हैं, तो इस प्रकार की गति को आपके बोलते हैं घूर्णन गति यानी कि स्पिनिंग मोशन या रोटेशनल मोशन भी इसको बोला जाता है। और इससे एग्जाम्पल हो जाएंगे, आपका पृथ्वी है वो घूमता है, पंखा भी है, पंखा आपका पंखा ना वो भी आपका घूमता है कई बार, तो वो भी आपका एग्जांपल हो जाएगा रोटेशनल, ठीक है, यानी कि एक चक्कर पूरा लगाना। तो आपके फैन होते हैं, जो आपके टेबल फैन होता है वो आपके घूमता है, ऐसे चक्कर राउंड लगाता है ना, तो वो भी आपका इसी का एग्जांपल हो जाएगा घूर्णन गति का, स्पिनिंग मोशन या इसको रोटेशनल मोशन कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं आवर्त गति यानी कि पीरियोडिक मोशन। अब देखिए पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है कि एक आपको कोई भी गति हो रही है ना, उसकी आवृत्ति होना, ठीक है, जैसे आपका पीरियोडिक टेबल, उसमें क्या होता है आपको गुणों में आवर्तिता होती है, तो वैसे ही पीरियोडिक आपका जो मोशन होता है मतलब आवर्त गति, इसमें क्या होता है कि आपकी जो वस्तु होती है ना, जो भी गति करती है उसमें वापस से रिपीट होने लग जाती है, मतलब उसका बार बार वही आपका रिपीटेशन चलता रहता है एक निश्चित अंतराल के बाद। आवर्त का मतलब क्या होता है, एक निश्चित अंतराल के बाद वो आपके उसी गति में चलती रहती है। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, हार्ट बीट यानी कि हमारे हृदय की धड़कन, तो हमारे हृदय में दो धड़कन होती है, आपको पता है, लब धब, ठीक है, तो होता क्या है कि एक बार वो हो गई, एक बार वो, एक बार वो, एक बार वो, मतलब ऐसे एक प्रकार से आपकी चेंज होती हुई,
तो आपका इस प्रकार की गति को बोलते हैं आवर्त गति, यानी कि पीरियोडिक मोशन, यानी कि एक निश्चित अंतराल के बाद आपकी गति होती है वो आपकी चलती रहती है। इसके अलावा बात कर हार्ट बीट इसका एग्जांपल हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हार्ट बीट, ठीक है। पेंडुलम भी इसका एग्जांपल होगा, क्योंकि आपको होता है पेंडुलम में क्या होता है, मान लीजिए आपने लटका दिया तो देखिए इस स्थिति पर चला गया, फिर वापस यहाँ आ गया, फिर यहाँ चला गया, फिर वापस आ गया, मतलब एक स्थिति पर बार बार आना, एक अंतराल के बाद वापस से होना, उसको हम बोलते हैं आवर्ती होना, मतलब पीरियोडिक आपका मोशन, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कंपन गति। आपको दिख रहा होगा शायद इतना तो, ठीक है, हाँ दिख रहा है। कंपन गति यानी कि वाइब्रेशनल मोशन, यानी कि कंपन गति, अपने नाम से पता लग रहा है कंपन होना। तो ऐसी गति जिसमें आपके कोई पिंड होता है, कोई ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर कंपन यानी कि वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। जैसे आपका गिटार होता है, गिटार जब हम बजाते हैं तो आपको पता है गिटार में क्या होता है, आपकी जो गिटार होती है उसमें उसके जो आपके लगे रहते हैं तार, उसके अंदर आपके कंपन उत्पन्न होता है, वाइब्रेशन, और उससे आपकी अलग अलग साउंड उससे निकलती हैं। इसके अलावा बात करते हैं ड्रम। जैसे आपने कोई ड्रम बजा दिया, ठीक है, तो ड्रम बजाते हैं, ड्रम के पैंदे में अगर आपने देखोगे तो वहां पर आपके वाइब्रेशन उत्पन्न होता है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल आपको बताया, जैसे हम बोलते हैं तो बोलते टाइम में हमारे आपको पता है यहाँ पर जो हमारा वोकल कॉर्ड होता है, यहाँ पर क्या होता है कि वाइब्रेशन होता है, उसी के बदौलत हम बोल पाते हैं। आप एक रस्सी लोगे, रस्सी को आप ऐसे खींच के छोड़ दोगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपसे वाइब्रेशन होता रहता है, कंपन होता रहता है, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार का एग्जांपल हो जाएगा कंपन गति यानी कि वाइब्रेशन मोशन। आपको दिख रहा होगा इतना, ठीक है, ओके दिख रहा है। इसके बाद बात करते हैं लास्ट, इसको हम बोलते हैं यादृच्छिक गति। मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर देता हूं जिसको आपको और दिख जाए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पर यादृच्छिक गति यानी कि रैंडम मोशन। रैंडम मोशन नाम से ही पता लग रहा है, मतलब कि उसकी इच्छा है कैसी गति करे, ठीक है, मतलब कोई फिक्स गति नहीं होती है इन सभी में से कि आपका जो आपका ऑब्जेक्ट है किस प्रकार की गति करे। इनमें से कोई भी गति, यादृच्छिक का मतलब है कि उसकी इच्छा है वो किधर भी जाए किसी प्रकार से गति करे, उसे हम बोलते हैं यादृच्छिक गति, मतलब रैंडम मोशन। अब देखिए किसी एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे आपका मच्छर है, मॉस्किटो। तो मॉस्किटो क्या होता है, मॉस्किटो आपने देखा होगा ना, कभी ऐसे कभी पता नहीं है, मतलब वो किसी भी दिशा में गति कर सकता है, तो उस प्रकार की गति को बोलते हैं रैंडम मोशन। इसके अलावा बात करते हैं कोई फुटबॉल का प्लेयर है या क्रिकेट का प्लेयर है, ठीक है, किसी की बात करते हैं, तो फुटबॉल का प्लेयर आपको पता है कभी किधर उस फुटबॉल को पकड़ने के लिए आपकी जगह जगह जाता है, तो उसकी गति को हम बोलते हैं रैंडम मोशन। तो गाइस ये थी आपकी 7 प्रकार की गतियां। आशा करता हूं गति के बारे में आपको ये चीजें हैं पता लग गई होंगी। अब चलिए इसके बाद हम बात करते हैं आपके जो आपके गति के जो समीकरण है उनके बारे में, ठीक है। आप इसको एक बार नोट करना चाहो नोट कर सकते हैं, मैं साइड में हो जाता हूं। स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी आप लेना चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर हम इसके बाद में कंटिन्यू करते हैं आगे जो हमारा चैप्टर है उसको। तो आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं यहीं पे, और पॉज करने के बाद इसको यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं, और टाइम बचाने के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ और आगे फिर आपको आगे यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे। अब देखिए हम इससे पहले कि आपके जो समीकरण है, ठीक है, इक्वेशन है, वो कहां से आते हैं, इसको सीखने के लिए हमको ये सारी चीजें आनी चाहिए। और गाइज इससे जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे ग्रुप डी में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आए हुए हैं, ठीक है। आपके जो पूरा पढ़ाऊंगा ना वो आपका पूरा ही रेलवे से रिलेटेड है, ठीक है, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। अब देखिए पहले हम देखते हैं कि एक समान गति क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है। तो देखिए जब आपका कोई वस्तु है वो समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है ना, तो उसकी गति को हम बोलते हैं एक समान गति। मान लीजिए आपके कोई मान लीजिए कार है, बाइक है, कुछ भी है, उसने शुरू के 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय की, है ना, अगले 1 घंटे में फिर 50 किलोमीटर की दूरी तय की, अगले 1 घंटे में फिर 50 किलोमीटर दूरी तय की, मतलब समान समय अंतराल में उसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो समान है, तो उस प्रकार की गति को हम बोलते हैं एक समान गति, मतलब यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। मतलब जितना समय आपके अब लेगा बाद में उतने समय में उतनी ही दूरी तय करता है, उस प्रकार की गति को हम बोलते हैं एक समान गति। इसके बाद बात करते हैं असमान गति यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इससे क्वेश्चन आपका रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ है, ठीक है। एक समान गति किसे कहते हैं आपसे पूछा गया है, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देख रहे हो तो आपको पता होगा, और इसके बाद में इस टॉपिक जो भी क्वेश्चंस आए कल, ठीक है, कल की क्लास में हम करेंगे। अब देखिए इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा असमान गति, यानी कि आपका कोई पिंड है जब आपके दिए गए समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय करता है। मान लीजिए शुरू के 1 घंटे में उसने 50 किलोमीटर दूरी तय की, अगले 1 घंटे में 70 किलोमीटर दूरी तय की, उससे अगले 1 घंटे में 60 किलोमीटर दूरी तय की,
मतलब यह है कि अलग अलग समय अंतराल में उसके द्वारा तय की गई दूरी अलग अलग है, यानी कि आपका टाइम तो सेम है लेकिन डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है। तो उस प्रकार की गति को हम बोलते हैं असमान गति, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो इसका आपका जो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, आपके रेलवे की जो लेटेस्ट एग्जाम हुई है उनमें। अब चलिए बात करते हैं त्वरण क्या होता है, त्वरण की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो त्वरण की उत्पत्ति हुई है यहां से, देखिए असमान गति होती है ना, इससे आपका त्वरण की उत्पत्ति होती है। आपका एक समान गति होती है ना, उसमें त्वरण का कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन असमान गति होती है, उससे आपका त्वरण है यहां पर जनरेट होता है। देखिए त्वरण होता क्या है, त्वरण का मतलब होता है कि वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि वेग है वो किस हिसाब से चेंज हो रहा है। देखिए मान लीजिए आपका जो पहला, देखिए वेग है, बहुत सारे वेग लिख रखे हैं। मान लीजिए आपका जो वेग था शुरुआत में किसी वस्तु का, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेग, वेलोसिटी, वो u था, इनिशियल वेग यानी कि प्रारंभिक वेग। ठीक है, अगर बात करते हैं इसके अंतिम वेग की, लास्ट वेग था वो आपका था v, यानी कि अंतिम वेग। तो इसमें परिवर्तन की दर और इसमें जो टाइम लगा है वो मान लेते हैं t है समय। तो देखिए जो आपका एक्सेलरेशन होगा, त्वरण होगा, वो होता है a बराबर v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टाइम, ये आपका कहलाता है एक्सेलरेशन। पहले भी आप पढ़ चुके हैं। अगर इसके मात्रक की बात करते हैं तो देखिए ये जो वेग है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड बटे, यहां पर देखिए टाइम है, टाइम का मात्रक होता है सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा एक्सेलरेशन का, वो आपके मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। और एक्सेलरेशन दो टाइप का होता है, मैं आपको कल ही बता चुका हूं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब आएगा, जब आपके जो वेग हो रहा है उसका मान लगातार बढ़ रहा है, उसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। और जब आपका वेग है वो पर घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, उसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन यानी कि मंदन भी बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मंदन भी बोलते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, मैं आपको करा भी चुका हूं। ठीक है, अब चलिए इसके बाद बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो आपका है गति का ग्राफीय निरूपण, यानी कि आपके मोशन होता है उसको ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करना। और यहीं से हमारे जो आपके समीकरण होते हैं गति के, वो यहीं से जनरेट होते हैं। अब देखिए बात करते हैं गति का ग्राफीय निरूपण, यानी कि जब आप कोई पिंड है, कोई ऑब्जेक्ट है, गति करता है, मोशन करता है, तो उसकी गति को हम ग्राफ के रूप में निरूपित करते हैं ना, तो उसे बोलते हैं गति का ग्राफीय निरूपण करना। अब देखिए मेनली जो गति का ग्राफीय निरूपण होता है उसमें दो चीजें ली जाती हैं, कौन कौन सी, वेग और समय, यानी कि वेलोसिटी और टाइम। यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसने किस समय उसका जो वेग उसमें चेंज हुआ है, ठीक है, उसे जो प्रदर्शित करता है ग्राफ, उसे बोलते हैं वेग समय ग्राफ। ये क्वेश्चन आपके 2018 की ग्रुप डी में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। वेग समय ग्राफ होता है वो किस किस के बीच का ग्राफ होता है, बड़ा सिंपल सा है। वेग समय ग्राफ होता है वो आपका वेग का और समय का ही ग्राफ होता है। इससे ये भी क्वेश्चन आएगा कि वेग समय ग्राफ होता है उसकी जो ढाल होती है वो किसको प्रदर्शित करती है, तो वेग समय ग्राफ की जो ढाल होती है वो आपके एक्सेलरेशन को प्रदर्शित करती है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं वेग समय ग्राफ कैसे कैसे बनता है। इसको हम आसानी समझेंगे एक एक चीज देख के। तो पहले हम वेग समय ग्राफ निकालते हैं उस वस्तु का जिसका वेग है वो समान है, यानी कि जो आपके एक समान गति से चल रही है, जो आपके जिसका वेलोसिटी है वो आपके चेंज नहीं हो रहा। तो देखिए इसका जो ग्राफ है यहां तक, ठीक है, यहां तक आपको दिख रहा है। तो देखिए मैं आपको उसका ग्राफ है यहां पर बना के शो कर देता हूं, ठीक है, यहां तक दिख रहा है, ओके। अब देखिए यहां पर इसका टाइम है, इधर मैंने टाइम ले लिया इधर, और इधर मैंने लिया इसका वेलोसिटी यानी कि इसका वेग, ठीक है, वेलोसिटी, और यहां पर इसका वेग ले लिया, इधर टाइम ले लिया। अब देखिए वस्तु का जो वेग है ना, वेग है वो समान है, मतलब वेग में चेंज नहीं हो रहा। मान लीजिए इसका वेग था पहले इतना, तो वेग है ना इतना ही रहेगा, वो आपका कभी चेंज नहीं होगा, सेम वेग रहेगा टाइम के साथ। तो आपका जो ये जो ग्राफ बनेगा ना, ये जो ग्राफ ये बनेगा जब वस्तु समान वेग से गतिशील है, उस स्थिति में वेग समय ग्राफ। और आपको देखिए कौन कौन से क्वेश्चन यहां पर बन सकते हैं। देखिए वेग समय ग्राफ में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, देखिए आपसे पूछेगा जब वस्तु समान वेग से गतिशील होती है, तो देखिए ये जो आपका मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, डी पॉइंट है, तो यहां पर जो एरिया कवर हुआ है यानी कि क्षेत्रफल है ए बी सी डी का, वो किसको प्रदर्शित करता है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका वेग समय ग्राफ जब वस्तु समान वेग से गतिशील है, उसका when the object is moving at the same velocity, वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं किया गया है,
तो उस समय आपका जो वेलोसिटी और आपका टाइम के बीच जो बनने वाला जो ग्राफ है, इस ग्राफ में जो आपका क्षेत्रफल कवर होता है वो क्षेत्रफल कौन सी राशि को प्रदर्शित करता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना है कि ये जो टाइम है, ये जो आपका जो ग्राफ, ये ग्राफ में जो आपका जो एरिया है वो आपके डिस्टेंस को प्रदर्शित करता है। ये आपको ध्यान रखना है, किसको? डिस्टेंस को, दूरी को। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि यहां पर जब वस्तु आपके समान वेग से गतिशील होती है उस स्थिति में यहां पर वेलोसिटी और टाइम के बीच जब ग्राफ बनाया जाता है तो उस स्थिति में जो क्षेत्रफल कवर होता है इन दोनों के बीच वो किसको प्रदर्शित करता है? डिस्टेंस को, दूरी को। अब दोस्तों बात करते हैं यहां पर, देखिए दूसरा क्वेश्चन यहां पर एक सीधा सा बनता है कि यहां पर आपका जो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला यहां से हम निकाल सकते हैं। वेलोसिटी स्पीड की बात करते हैं तो वेलोसिटी यहां से निकलेगी। वेलोसिटी वो आप जानते हैं क्या होती है भाई? डिस्टेंस बटे टाइम, या आपका डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ आपका जो ग्राफ बनता है उसमें आपका जो फॉर्मूला होता है बड़ा सिंपल सा होता है, यानी कि आपके जो गति होती है उसका फॉर्मूला आप जानते हैं, गति होती है दूरी बटे समय होता है। तो वो फॉर्मूला आपके जब आपके वस्तु समान वेग से चल रही है तो उसमें आपका लगता है उसका वेग ज्ञात करने का। किसका वेग कैसे ज्ञात करें? जब आपके वस्तु समान वेग से चल रही है तो आपको होता है तय की गई दूरी बटे टोटल टाइम, ये आपका फॉर्मूला होता है इसको निकालने का। अब हम बात करते हैं जब वस्तु आपके अलग वेग से गतिशील होती है, मतलब वस्तु में त्वरण है, और यहीं से आपके जो इक्वेशन है यहीं से जनरेट होते हैं दूसरे केस से। पहली स्थिति में आपका कोई इक्वेशन जनरेट नहीं होता, वस्तु का दूसरा जो स्थिति होती है, दूसरा केस, जब आपके वस्तु असमान वेग यानी कि त्वरण से गतिशील होती है। तो चलिए अब हम उसको देख लेते हैं कैसे इक्वेशन निकलेंगे, सब आपके सामने यहां पर निकाल के दिखाऊंगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं केस सेकंड की, जिसमें आपका जब वस्तु असमान वेग से चल रही हो उस स्थिति में क्या होगा, यानी कि वस्तु का जो वेलोसिटी है वो सेम नहीं है, मतलब डिफरेंट है। अब देखिए डिफरेंट है ना, तो यहां पर दो केस बनते हैं इसके भी। आपका जो सेकंड केस है ना, इसकी दो पॉसिबिलिटी है कि भाई अगर वेग सेम नहीं है, इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि वेग में परिवर्तन की दर ही तो एक्सेलरेशन कहलाती है। लेकिन यहां पर दो पॉसिबिलिटी है कि सर जो एक्सेलरेशन हो वो भी सेम हो या फिर एक्सेलरेशन हो वो भी बदल रहा हो। तो हम पहली स्थिति की बात करते हैं जब आपके एक्सेलरेशन सेम हो, और इसी आपका जो ये प्रकार है इससे आपके जो गति के तीनों समीकरण है वो यहां पर निकलते हैं। आपके सामने गति के तीनों समीकरण निकाल कर दिखाऊंगा, वीडियो को आप बिल्कुल सावधानी से देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत करना। ठीक है, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चलिए मैं आपके सामने पहले तो इसका ग्राफ, ये समीकरण है वो यहां पर बता दूं, ग्राफ से कैसे प्रदर्शित करेंगे। देखिए तो यहां पर देखिए मान लेते हैं कि आपका ये जो ग्राफ है यहां तक दिख रहा है, ओके यहां तक आपको दिख रहा है, तो मैं यहां पर ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूं। ठीक है, यहां तक दिख रहा है ना, ओके ओके, तो यहां तक दिख रहा है। तो देखिए यहां पर ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ओके, और यहां पर ऐसे। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं मान लेता हूं कि आपका ये जो आपका एक्स एक्सिस है वो आपका समय है, टी है, टाइम इसको प्रदर्शित करता है, और ये जो है ये आपका वेलोसिटी यानी कि वेग को प्रदर्शित करता है। अब देखिए वस्तु का आपका वेग है वो समान नहीं है, मतलब असमान है, तो यानी कि वेग चेंज होगा। तो मान लेता हूं कि पहले जो वस्तु थी वो आपका u वेग से चल रही थी, तो वो चलेगी इस प्रकार से। ठीक है, क्योंकि वेग सेम था पहले। जब आपकी वस्तु u वेग से चलेगी तो पहला आपका जो वेग था वो आपका था u। ठीक है, तो वस्तु ऐसे चल रही थी, लेकिन इसका वेग चेंज होगा। शुरुआत में वस्तु का जो वेग था वो u है, जीरो नहीं माना है, ध्यान रखना है। अगर जीरो मानता तो वस्तु यहां से चलती। ठीक है, मैंने मान लिया वस्तु का जो प्रारंभिक वेग है ये u है, और t समय के बाद जो उसका वेग था वो बढ़कर क्या हो गया v, क्या हो गया v, जो कि है यहां पर। ठीक है, तो ये हो गया, पहले u था और अब क्या हो गया, ये v वेग हो गया। ठीक है, देखिए क्योंकि बोल रहे हैं वस्तु का आपका वेग है वो पर असमान है, तो मान लिया वस्तु पहले u वेग से चल रही थी। ये देखिए ये जो आपका ये y एक्सिस है ना वो आपके वेलोसिटी को प्रदर्शित कर रहा है, और ये आपके टाइम को। अब देखिए ये v है, ये u है, तो देखिए यहाँ पर यही तो होगा एक्सेलरेशन। यहाँ से देखिए यही लाइन, क्योंकि वेग में परिवर्तन तो एक्सेलरेशन होती है, तो यहाँ पर ये जो लाइन है वो आपके एक्सेलरेशन की लाइन है। अब देखिए इसको मैं आपके नाम दे देता हूँ, देखिए इसको मैं नाम देता हूँ ओ, तो ये है ही A B C, और इसको मैंने नाम दे दिया D। अब देखिए अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो ग्राफ होता है ना, ये जो ग्राफ ये आपके डिस्टेंस को प्रदर्शित करता है, दूरी को प्रदर्शित करता है। अब देखिए
एक चीज आप ऑलरेडी जानते हो त्वरण की परिभाषा से, मैं यहां पर लिख दूं, यहां पर दिख रहा है ओके। देखिए पहले मैं आपको यहां पर देखिए त्वरण की परिभाषा बोली थी। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। तो यहां पर देखिए इससे मैं क्या लिख सकता हूं, इससे देखो क्रॉस मल्टीप्लायर को यह आ जाएगा at बराबर v माइनस यू। इससे मैं ऐसे लिख सकता हूं v बराबर u प्लस at। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं ना, ये दिख रहा है ना ओके। v बराबर u प्लस at दिख रहा है ना ओके। तो देखिए यहां पर ये आपका हो गया गति का पहला समीकरण, v बराबर u प्लस at, ये आपकी गति का पहला समीकरण है। v बराबर u प्लस at, ये यहां से निकल के आता है। ये आपकी जो त्वरण की परिभाषा है, त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन दर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टाइम। तो यहां से आपका जो गति का पहला समीकरण है यहां पर निकल के आ जाता है v बराबर u प्लस at। चलिए अब बात करते हैं दूसरे समीकरण की। दूसरा समीकरण कैसे निकलता है? तो देखिए यहां पर जो दूरी होती है ना, मैंने आपको बताया था वेग समय ग्राफ में जो आपका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, वो आपके डिस्टेंस को यानी कि दूरी को प्रदर्शित करता है। तो अगर दूरी को मैं डिनोट करता हूं s से, यानी कि आपका s से दूरी को डिनोट करता हूं, तो दूरी क्या हो जाएगी? ये पूरा क्षेत्रफल। अब देखिए ये जो क्षेत्रफल है ना, ये आपको देखिए कैसा दिख रहा है। देखिए इस क्षेत्रफल को मैं दो भागों में बांट लेता हूं। पहला तो ये आयत आपको दिख रही है OABC, यानी कि आयत रेक्टेंगुलर, आयत OABC का क्षेत्रफल, प्लस ये आपका देखिए ट्राइंगल दिख रहा है आपको BCD, ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। बताओ अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो इस पूरे का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। तो क्षेत्रफल ही तो दूरी के बराबर होता है। अभी बताया था कि आपका वेग समय ग्राफ में जो ये आपका एरिया है पूरा, ये आपके दूरी को प्रदर्शित करता है। देखिए S बराबर क्या आएगा? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए ये आयत आपको दिख रही है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू आपका चौड़ाई, ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ। तो देखिए आपकी जो ये है ये t है, और ये देखिए आयत यहां तक ये u है। तो देखिए s बराबर देखिए आयत है, आयत की लंबाई क्या होगी? ये देखिए t OA, ठीक है। आप इसको और समझना चाहते इसको आप लिख सकते हैं OA, यहां से यहां तक OA इंटू यहां पर देखिए ये दूरी यहां तक ये लंबाई और चौड़ाई AB, ठीक है। और ट्राइंगल का तो आप जानते हैं त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार। देखिए इसका आधार क्या है? बेस क्या है? BC प्लस इसकी हाइट यानी कि ऊंचाई यानी कि हाइट देखिए BD, ठीक है। अब देखिए तो यहां पर तो S बराबर आ जाएगा OA आपको दिख रहा है T है, गुणा AB बराबर आपको दिख रहा है क्या है? U दिख रहा है ना, देखिए ये यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए दिख रहा है ना ओके, देखिए 1/2 और यहाँ पर देखिए BC आपको दिख रहा है, BC ये रहा BC ओके, ये देखिए BC दिख रहा है। और ये क्या है आपका? BC आपको दिख रहा है जो कि आपका है T ओके, प्लस BD ओके, BD। अब देखिए BD क्या हो जाएगा? BD सीधी सी बात है कि BD, ठीक है। अब देखिए ये पूरा V है, ठीक है, आपको दिख रहा है। जो आपका AD है वो आपका V है, यहां तक U है, ये यहां तक U है, ये पूरा V है। तो यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? V माइनस U होगा, नहीं होगा? यहां से यहां तक होगा ना। तो देखिए V माइनस U। तो देखिए S बराबर, अब इसको आप देखिए S बराबर इसको मैं लिख दूं UT, हो गया ना UT प्लस 1/2, और यहां पर देखिए ये आ गया TV माइनस U। अब देखिए इस T की जगह देखिए मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए यहां से इस समीकरण से आप देखिए इस, देखिए यहां से वापस यहां पर देखिए मैं इधर लिख देता हूं। देखिए अभी हमने देखा था A बराबर होता है V माइनस U अपॉन T। देखिए T का अगर मेरे को मान निकालना है, T को मैं इधर लेके आता हूं तो A इधर चला जाएगा, तो T बराबर क्या आ जाएगा? V माइनस U अपॉन A हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बताओ यहां से अगर मुझे T की वैल्यू चाहिए तो T की वैल्यू ये होगी या नहीं होगी? तो सीधी सी बात है, यहां पर अगर मैं वैल्यू रख देता हूं इसकी, इन दोनों की, ठीक है, V माइनस यू की वैल्यू यहां पर रख देता हूं। देखिए V माइनस यू है, इसकी वैल्यू यहां पर रख देता हूं। देखिए इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो AT बराबर क्या आ जाएगा? V माइनस यू आ जाएगा नहीं आ जाएगा? AT बराबर V माइनस यू। तो इस V माइनस यू की जगह मैं AT रख देता हूं। देखिए S बराबर UT पहले ही था, प्लस 1/2 T पहले ही है, और V माइनस यू की जगह मैंने रख दिया AT। तो अब देखो S बराबर UT प्लस 1/2, और देखो A ये रहा, T ये रहा, T ये रहा, AT²। बताइए आपका जो दूसरा समीकरण है वो यहाँ पर निकल गया या नहीं निकल गया? ठीक है,
दूसरा समीकरण निकला या नहीं निकला, ये आपका समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, गति का दूसरा समीकरण है वो इस प्रकार से निकलता है। ठीक है, आपको दिखा या नहीं दिखा? ठीक है, दिख गया होगा, मैं यहाँ पे था। ठीक है, आपको दिख गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से गति का जो सेकंड इक्वेशन है वो यहाँ से निकल के आता है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन निकल गया। चलिए अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की। थर्ड इक्वेशन कैसे निकाले? तो देखिए, थर्ड इक्वेशन के लिए कुछ नहीं करना, यहां पर आपको टाइम है ना, इसकी वैल्यू यहां से उठा के रख देनी है बस। देखिए थर्ड इक्वेशन को निकालना, देखिए तो यहां पर देखिए टाइम है ना, यहां देखिए वापिस से टाइम का मान निकाल लेते हैं। यहां पर जो t निकलेगा वो क्या निकलेगा? v माइनस यू अपॉन ए निकलेगा, नहीं निकलेगा। यहाँ पर t का मान है v माइनस यू, पहले था a को भेज दिया, ये निकलेगा नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ समीकरण 2 में t का मान रखने पर। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है? ओके ठीक है, दिख रहा है। तो देखिए मैं यहाँ पर निकाल के दिखा देता हूँ। ओके, यहाँ पे अपने पास स्पेस है, यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ और फिर इधर कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले तो मैं आपको s बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। अब देखिए t की वैल्यू है यहाँ पर रख दो, s बराबर u पहले ही है, t ये रहा v माइनस यू अपॉन ए। तो देखिए v माइनस यू अपॉन ए रख दिया, प्लस 1/2 a पहले ही है, एक यू का यूँ रखना है, t की वैल्यू रखनी है v माइनस यू अपॉन a, इसका स्क्वायर कर देना है। अब देखो दिख रहा है ना यहाँ तक? ओके, नीचे भी लिख सकते हैं s बराबर, देखो इसको मल्टीप्लाई कर दूं मैं, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए u v हो गया माइनस यू स्क्वायर बटे a। ठीक है, प्लस 1/2, देखिए यहाँ पर a है, a लिख दिया, और यहाँ पर देखिए इसका देखिए a माइनस बी का स्क्वायर है। तो देखिए a माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर यानी कि v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2uv, और बटे a है तो इस a का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो देखिए a इधर है, a इधर है, इस a से और इस a को उड़ा दूं, कट गया ना। अब देखो इसको मैं इधर लिखता हूँ, देखो यहाँ पर था s, दिख रहा है ना यहाँ तक? ओके दिख रहा है। तो s बराबर देखो क्या आ गया? s बराबर आ गया uv माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस 1/2, ये a तो गया, क्या बच गया? v स्क्वायर माइनस प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv और अपॉन a। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, मैं कॉमन ले लेता हूँ, s बराबर 1/a कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ क्या बचा? uv बच गया इधर माइनस यू स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखो ये आपका 1/2 है, 1/2 को मैंने यो का यो रख दिया 1/2। अब देखिए यहाँ पर u आपका आ जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। ए तो देखिए पहले कॉमन ले लिया, ये बच गया। ठीक है, अब देखो रेड से लिख देता हूँ, आपको दोनों में कंफ्यूजन नहीं होगा, पास पर स्पेस की कमी। अब देखो यहाँ पर, अब इसको मैं हल कर रहा हूँ, देखिए 1/a तो पहले दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यहाँ पे? ओके दिख रहा है। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पर देखो क्या होगा, देखो यहाँ पर ये 2 है ना, 2 को मैंने ले लिया एलसीएम। ठीक है, दिख रहा है ना 2 यहाँ तक? ओके दिख रहा है। 2 मैंने एलसीएम ले लिया, 2 है ना, इधर गुणा होगा, ये इससे 2 गुणा होगा, 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस, देखो ये 2 हट गया ना। अब देखो क्या बचेगा? v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। अब देखो यहाँ पर देखिए ये आपका 2uv है, इससे ये 2v कट गया। देखो इधर ये माइनस का 2v स्क्वायर है, प्लस का 2v स्क्वायर, क्या बचेगा? माइनस का 1v स्क्वायर। तो देखो अब इधर क्या बच गया, ये हम ज्ञात कर दे s। ठीक है, s की वैल्यू थी, तो s बराबर देखो क्या बच गया? 1/a तो पहले ही है। ठीक है, देखो इधर क्या बच गया? इधर बच गया माइनस का 2v है, a प्लस का है तो माइनस का u स्क्वायर और प्लस का v स्क्वायर, प्लस का v स्क्वायर, और बटे में 2 और है, तो मैं 2 इधर लगा 2a हो गया। अब देखो 2a को इधर भेजता हूँ, क्या बचेगा? 2as और बराबर आ गया माइनस का u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका तीसरा समीकरण होता है गति का। तो इस प्रकार से हमने गति के तीनों समीकरण हैं वो यहाँ पर ज्ञात कर लिए हैं। ठीक है गाइस, गति के तीनों समीकरण हम ज्ञात कर चुके हैं। इस प्रकार से देखिए काफ़ी कैलकुलेशन यहाँ पर हो चुकी है। ठीक है, और देखिए नाइट में वीडियो शूट कर रहा हूँ आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हमने गति के तीनों इक्वेशंस हैं यहाँ पर हमने ज्ञात कर लिए हैं। आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत ही पसंद आई होगी, बहुत ही मेहनत कर रहे हैं।
और गाइज ऑनलाइ बोर्ड प्लेटफॉर्म है, वहां से आप बहुत सारी पीडीएफ्स हैं रेलवे की डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा डेली मिनी टेस्ट है, वहां से आप दे सकते हो। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहां आप जाइए। 30 नंबर का डेली मिनी टेस्ट आपको मिलता है। बहुत सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल है, जैसे मंथली करंट अफेयर्स हैं बहुत सारी, उसको आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आज के इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। इसके जो भी क्वेश्चंस होंगे कल वाले वीडियो में करेंगे, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं वीडियो खत्म होने के बाद थोड़ा साइड में हट जाऊंगा। और गाइस कमेंट करके बता देना आज का वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो में अगर कोई कमी हो, कोई सजेशन हो आपका, मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और गाइस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको पता है एजुकेशनल चैनल होते हैं उनमें सबसे ज्यादा टाइम लगता है, और दिन में लाइट का इश्यू है, नाइट में वीडियो शूट कर रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उतारना चाहे उतार सकते हैं, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं।